रोड कुछ इस तरीके का मिलेगा, आपके भाई ने सब नापा हुआ के बाद आप बातल ग्रम्फू वाले रास्ते नाले वाला वाटर क्रॉसिंग आता है और 15 तो आपको बातल ग्रम्फू में ही मिल जाएंगे वाटर क्रॉसिंग। यहाँ पे 6500 का एलिवेशन है और यहाँ पर आपको कैंप फैसिलिटी मिल जाएगी, लगभग 1200 पर हेड होता है। 10 से 20 की स्पीड पे भी क्रूज नहीं कर पाओगे। लाइक 4 के बाद अगर आप इस रास्ते पे हो ना, टेम्पल है, आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे एक बाहर खड़ी है और बाहर थंडर स्टॉर्म आया, इतना तगड़ा आयरन ब्रिज होगा, क्रॉस करोगे ना तो वहां से मड विलेज का रास्ता। अगर आपने ज्यादा स्पीड कर ली और आप बाइक से हो तो, कार से हो तो टाइम लगेगा। ऐसे चलते चलते एकदम से रोडी बदरपुर पे सांगला का रास्ता जाता है, सांगला रक्षम होते हुए। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली, लेकर आ गए हूँ आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड, जो भी भाई लोग प्लान कर रहे हैं स्पीति सर्किट करने का। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं मेरे यूट्यूब पे, जिनका मैंने टाइम टू टाइम रिप्लाई दिया है। इनबॉक्स है ना, वो सारा इसी चीज़ से भरा है कि सर हम लोग स्पीति सर्किट करना चाहते हैं, क्या ये टाइम बेस्ट रहेगा, कहीं बारिश तो नहीं हो रही वहाँ पर, या बजट कितना आ रहा है सर, मेरे पास बजट का थोड़ा सा शॉर्टेज है सर, मेरे को नंबर ऑफ नाइट कितना लगेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे को सारे ऐसे ही इनबॉक्स आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। आज मैं रिप्लाई जो दे रहा हूँ ना, वो ओवरऑल सबके लिए जो भी प्लान कर रहा है स्पीति सर्किट करने का। 2 रास्ते हैं स्पीति जाने के, एक है वाया शिमला और एक है वाया मनाली। तो ज्यादातर जो लोग प्रेफर करते हैं वो वाया शिमला जाते हैं, जो थोड़ा सा मतलब मेडिकेशन पर होते हैं वो लोग शिमला वाला रास्ता लेते हैं। जो बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं ना, वो लेते हैं मंडी वाला रास्ता, मतलब मनाली वाला रास्ता। काफी रैपिड है एज कम्पेयर विद शिमला वाला रास्ता, क्योंकि 8 से 10 घंटे में आप मनाली पहुंच जाते हो, वहां से अटल टनल 1.5 घंटे में, और वहां से आप लगभग 2 से 3 घंटे में आप लोग बातल ग्रम्फू वाले जो स्ट्रेच है अब उससे पहुंच जाते हो। मतलब आप टोटली स्पीति में एंटर कर लेते हो। यानी मतलब ये अगर आप डायरेक्ट भी चलोगे ना, दिल्ली से चल रहे हो, 2 व्हीलर से चल रहे हो, तो अगर आप बातल ग्रम्फू तक जाना चाहते हो 15 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। लगभग एक नाइट तो मनाली में रुकना पड़ेगा अगर आपको स्पीति जाना है तो वाया मनाली। ये सब चीजें आपको बहुत कंफ्यूज कर सकती हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहला पार्ट जो होगा वो होगा रोड आइटनरी, और सेकंड पार्ट जो होगा इसका वो होगा नंबर ऑफ स्टे, थर्ड पार्ट जो होगा वो बजट के ऊपर होगा कि कितना आपका बजट आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूँ दोनों रास्तों को। पहला वाला रास्ता मैं बात करूंगा जो है मनाली से, और मनाली से होते हुए आपका पूरा काजा कंप्लीट होते हुए, सर्किट कंप्लीट होते हुए आपको लेकर आता है शिमला। अगर आप पूरी जर्नी करते हो, पूरा सर्किट करते हो, तो चक्कर क्या होता है, आप मनाली वाले रास्ते से आते हो तो उसमें एक दिक्कत ये आती है, आपका वो 12 महीने रास्ता खुलता नहीं है। लगभग साल के 4 से 5 महीने तो वो बंद रहता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। तो मानसून में भी वहाँ जाना काफ़ी रिस्की होता है। लाइक जुलाई से अगस्त के बीच में आप वहाँ जाओगे, काफ़ी रिस्की हो सकता है आप वाया मनाली अगर जा रहे हो तो। इस रास्ते में तो ये वाली दिक्कत आती है। अगर आउट ऑफ दिल्ली से हो तो पहले दिल्ली आने का सोचना, बाद में मनाली जाना। दिल्ली से आपका मनाली लगभग आप 10 से 11 घंटे में पहुंचोगे अगर आप बीच में ले ओवर लोगे, मतलब स्टॉप लोगे बीच में खाने पीने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए। स्पीति सर्किट करनी है वाया मनाली या वाया शिमला, ये 2 आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। अब मनाली से जाने में एक चैलेंज आता है सारे राइडर्स को। सब लोग सोचते हैं कि भाई मनाली से हम लोग ट्रैवल कर लेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, टाइम की थोड़ी कमी है। तो दिक्कत आती है सिर्फ रेस्पिरेशन में। मेरे पास एक मैप है थैंक्स टू फैल्कन राइडर, मैंने उन्हीं की वेबसाइट से ये मैप लिया है। आओ थोड़ा सा नज़र डालते हैं। मनाली पहुंचने के बाद क्या होगा ना, यहाँ का जो एलिवेशन है ये 6500 फीट है, तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। मनाली में आके एक नाइट तो स्टे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। बहुत ज़्यादा हौश पौश हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट ऊपर चढ़ाई करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप मनाली पहुँचते में इतना थक जाओगे। उसके बाद आप बातल ग्रम्फू वाले रास्ते से जाओगे, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आपकी मर्जी अगर आप जाना चाहते हो। ये मनाली 6500 फीट की हाइट पे है, यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, रेस्पिरेशन वाली कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मनाली में एक नाइट स्टे कर लिया। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे रोहतांग पास। जो रास्ता है ना, अटल टनल से हम राइट हैंड पे लेते हैं ना, चलते हुए कोकसर आता है, कोकसर से आगे चलेंगे तो सीधा रास्ता आपको लेकर जाता है रोहतांग पास। आपको वो रास्ता नहीं लेना, आपको उससे पहले लेफ्ट हैंड पे एक छोटा सा कच्चा रास्ता जा रहा होगा, स्पीति सर्किट का रास्ता है। छोटा मोटा बोर्ड भी लगा रहता है वहाँ पे, जो हाईवे में साइड में होता है। साइन बोर्ड देखकर आपको कच्चे रास्ते पे होता है ना, ये उल्टे हाथ पे आएगा, बहुत जल्दी आ जाता है, कोकसर क्रॉस होते ही आ जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लगभग 5 से 10 मिनट में कोकसर के बाद आ जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मनाली वाला रास्ता मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो मनाली वाले से हम निकले अटल टनल, अटल टनल से पहुंचे कोकसर, कोकसर से हम पहुंचे बातल ग्रम्फू वाले रास्ते पर। अब यहाँ पे एक चैलेंज आता है, यहाँ देखो ये ऑरेंज ऑरेंज हो रखा है, ठीक है। ये जो ऑरेंज हो रखा है ना, इसकी यहाँ पे डिटेल डली हुई है। ये जो ऑरेंज है, इस रास्ते में आपको ऑफ रोड मिलने वाला है,
और ऑफ रोड कुछ इस तरीके का मिलेगा, आपके भाई ने सब नापा हुआ है अपनी हंटर से ही। आपको काफ़ी दिक्कत आएगी इस ऑफ रोड में, काफ़ी चीज़ें आती हैं लाइक नाले वाला वाटर क्रॉसिंग आता है, और बीच में कई सारे वाटर क्रॉसिंग, लगभग 15 तो आपको बातल ग्रम्फू में ही मिल जाएंगे वाटर क्रॉसिंग। आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना। अगर आप सोच रहे हो आप दिल्ली से सीधा मनाली होते हुए सीधा वाटर क्रॉसिंग करते हुए आप बातल ग्रम्फू वगैरह ये स्ट्रेच जो है ये आप कंप्लीट कर लोगे, तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो एलिवेशन की बात करूँ, यहाँ 10,400 का एलिवेशन है, मतलब आप 6,000 से सीधा 10,000 पे चढ़ जाते हो। ये देख रहे हो, यहाँ पे 6,500 का एलिवेशन है, और यहाँ से आप चढ़ रहे हो 10,400 फीट के एलिवेशन पे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ ना PMFH, P मतलब होता है पेट्रोल, M मतलब होता है मेडिकल हेल्प, और F मतलब होता है फूड, एंड H मतलब होता है होटल। तो जहाँ पे ये चारों पॉइंट लिखे हुए हैं ना, तो मतलब ये आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिल रही है। अब यहीं पर आप गौर फरमाओ थोड़ा सा, F&T ग्रम्फू के नीचे, मतलब आपको फूड मिलेगा और आपको टेंट स्टे मिलेगा। मतलब आपको वहाँ पे जो टेंट होते हैं ना वो मिल सकते हैं ग्रम्फू में। बातल ग्रम्फू में एक ढाबा आता है, चाचा चाची ढाबा, वहाँ पर आपको मतलब आपको सारी फूड फैसिलिटी मिल जाएगी। वहाँ पर आपको कैंप फैसिलिटी मिल जाएगी, लगभग 1200 पर हेड होता है वहाँ पर इस सीज़न में, जून के मंथ में। को अच्छा खासा टेंट स्टे मिल जाएगा, आपको खाने की फैसिलिटी मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वॉशरूम यहाँ पे बहुत गंदा होगा, स्मेली होगा, ये मैंने यूज़ करा था। तो आपको थोड़ा सा, अगर आप हाइजीन को प्रेफर करते हो तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और फिर हम ग्रम्फू से आगे चलेंगे, ये बातल वाला रास्ता है, बातल ग्रम्फू ये पूरा रास्ते का नाम है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एक ये रेड कलर का रास्ता आ रहा है, ये देखो ये रेड कलर का है ना, लगभग 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये। यहाँ पर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में डाउन साइड वेरी बैड रॉकी, प्रेफर्ड 4x4। ग्रम्फू वाला जो स्ट्रेच था वो 65 किलोमीटर का था, ठीक है। बातल वाला जो स्ट्रेच है ये 50 किलोमीटर का रेड है, मतलब बहुत ज़्यादा रॉकी रहेगा, आपकी बाइक पूरी वॉबल हो जाएगी, आप 10 से 20 की स्पीड पे भी क्रूज़ नहीं कर पाओगे, बार बार ब्रेक लगाने पड़ेंगे, और कहीं कहीं पे आपको मतलब ब्लैक आइस भी मिल सकती है इस मौसम में भी। और चट्टानों पे तो स्नो मिलेगी, वो मेल्ट हो रही होगी ना, तो वाटर क्रॉसिंग और भी ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप सुबह में ट्रैवल कर रहे हो, लाइक 12 से पहले हो, तो इतनी नहीं होगी वाटर क्रॉसिंग। लेकिन अगर 12 क्रॉस हो जाता है तो क्या होगा ना, जो ग्लेशियर होता है ना वो अब्जॉर्ब करने लगता है धूप को, और वहाँ पे हीट बढ़ती है और वो मेल्ट होने लगता है, तो वाटर क्रॉसिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे टाइम पे। 12 के बाद, शाम को तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लाइक 4 के बाद अगर आप इस रास्ते पे हो ना, तो भाई साहब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको ये रास्ता क्रॉस करना है। मैंने कर लिया था, गलती से कर लिया था, लेकिन वही वाली बात है, मैं पीछे भी नहीं जा सकता था। तो 4 बजे के टाइम पे इतनी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग होती है यहाँ पर कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा ना। ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रास्ता होने वाला है। इसका एलिवेशन भी लगभग 13,050 फीट है, मतलब यहाँ पे भी आपको सांस की दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं ना, कुंजुम पास आता है। अब इसके बीच में आपको एक रास्ता दिख रहा होगा चंद्रताल करके, जो कि बहुत फेमस अट्रैक्शन है, स्पीति का मेन अट्रैक्शन है, जहाँ पे लोग ट्रैवल करते ही करते हैं, है ना। जब बातल से आप ऊपर की ओर चढ़ाई करोगे ना, तो आपको लेफ्ट हैंड पे एक कच्चा रास्ता, बहुत भयंकर ऑफ रोड वाला, बहुत पतला रास्ता आपको मिलेगा। 14 किलोमीटर का रास्ता होगा। ये ऑरेंज रास्ता आपको दिख रहा है चंद्रताल का, ये ऑरेंज मतलब है बैड रोड्स डर्ट ट्रेल, बहुत ज़्यादा बेकार है। अगर आप दिन में हो तो बहुत अच्छा है, शाम में हो तो इसमें मत रुकना। अब आगे कुंजुम पास होते हुए लोसर में आप स्टे कर लेना। मैं चंद्रताल का ही आपको ब्रीफ दे देता हूँ। चंद्रताल जाने में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा बातल से, और 1 घंटे का रास्ता वैसे है नहीं, लेकिन लगेगा क्योंकि गाड़ी बहुत स्लो चलती है। लेक से 2 किलोमीटर पहले आपको टेंट स्टे मिल जाएगा। अगर आप शाम तक पहुँच रहे हो, लाइक 4 बजे तक पहुँच रहे हो, तो वापस मत लौटना, आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो टेंट स्टे में। वहाँ पर आपको फूड वगैरह और वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी। और ये भी तब पॉसिबल है लाइक 10 तारीख के बाद, जून की 10 तारीख के बाद ये लोग अपना सेटअप करना शुरू करते हैं, टेंट स्टे लगना शुरू होते हैं वहाँ पर। और अब मानसून का मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मानसून में काफ़ी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, तो वहाँ से हट भी जाते हैं चीज़ें। टेंट कैरी करना नहीं है आपको चंद्रताल में, वहाँ पर टेंट स्टे मिल जाएगा। लगभग 2500 रुपये आपका टेंट स्टे पड़ेगा डुअल पर्सन के साथ आपको वहाँ पर। ये मिनिमम बताया मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 से 4 हज़ार भी जा सकता है, क्योंकि जून में बहुत लोग ट्रैवल करते हैं और उन लोगों को टेंट स्टे चाहिए होता है चंद्रताल जाने के बाद। ये आगे बढ़ते हैं, अगर आप चंद्रताल नहीं जाते हो तो। अब हम कुंजुम पास की ओर बढ़ते हैं। कुंजुम पास जो है चारों तरफ से स्नो कवर्ड एक एरिया है, ये टेम्पल है।
आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी स्टे की, कोई फूड फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अभी आप सोच रहे हो कि टेंपल के चारों तरफ कुछ ना कुछ तो मिलेगा खाने पीने का, मैगी वगैरह मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल है, आपको एक सर्कल लेना है वहाँ पर, उसी रास्ते से वापस आ जाओगे। लगभग 10 से 15 मिनट में कुंजुम पास का सारा टूर हो जाएगा आपका। बट एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, अगेन मैं यही बोलूँगा, 14,860 फीट का एलिवेशन है। मतलब आपको रेस्पिरेटरी दिक्कत होगी, अगर आप फिट भी हो तो भी होगी, और अनफिट हो तो आपको प्रिकॉशंस कर लेने पड़ेंगे। अपने डॉक्टर से मीटिंग करके जाना, वो जो आपको प्रिकॉशंस बोलेगा आपको वो करना है। डायमॉक्स करके एक टैबलेट आती है ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए। अगर आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर, न्यूट्रिशन आपको ये सजेस्ट करता है डायमॉक्स खाने का, तो ये आप कैरी करो। ऐसे डेस्टिनेशन पे पहुंचने से 2 से 3 घंटे पहले उसे खा लो। ये आपका फिजिशियन या आपका न्यूट्रिशन बताएगा, मेरी बातों पे मत आना, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूँ। तो मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक पे। इसके बाद अगर आपको स्टे करना है तो आप लोसर आओगे डायरेक्ट। लोसर में आपको क्या मिलेगा, ओपी मतलब ओपन पेट्रोल मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है लेकिन मिल सकता है। होम स्टे मिल सकता है। आपके भाई ने वहीं पे होम स्टे लिया था, फूड ऑसम होता है यहाँ के होम स्टे में। वो लगभग 1200 पर हेड पे था, तो मैंने 2400 रुपये दिए थे, और प्लस उसमें फूड आपका इंक्लूडेड होता है, आपका डिनर और जो आपका ब्रेकफास्ट होता है इंक्लूडेड होता है। और बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है लोसर में अगर आप रुकते हो तो। वहाँ पर भी एलिवेशन की बात करूँ, लोसर में 13,400 का एलिवेशन है, तो आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी इन सब चीज़ों से निपटने के लिए। जैसे ही आप होम स्टे पहुँचो, आप भर भर के पानी पियो, H2O जितना आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी रेस्पिरेटरी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। हर बार ट्रैवल पे क्या होता है ना, आप बार बार पानी पियोगे तो आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी होम स्टे या होटल या रेस्टोरेंट में बैठ जाते हो, तो आपका ऑप्शन होता है पानी पीकर अपने रेस्पिरेटरी बेटर करने का। तो आप यहाँ पर रहकर अपने आप को मतलब अक्लाइमेटाइज कर सकते हो वेदर के अकॉर्डिंग। क्या करा, अब मनाली से लोसर आने की दूरी लगभग आपको गूगल बताएगा 126 किलोमीटर, 5 से 6 घंटे, ठीक है। लेकिन ये पूरे रास्ते में आपके लगने वाले हैं लगभग 10 से 11 घंटे। अगर आप लोसर में स्टे करना चाहते हो, लोसर में स्टे कर लो। अगर आपको वहाँ भी नहीं करना, थोड़ा आगे करना है, अब सिचुएशन थोड़ी सुधरेगी, रास्तों की सिचुएशन थोड़ी सी सुधरेगी। इससे आगे बढ़ेंगे, कियाटो करके एक गांव आता है, यहाँ पर कभी भी स्टॉर्म आ जाता है। तो जिस दिन मैं वहाँ था, वहाँ स्टॉर्म आया था, लाइव मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उस ढाबे के अंदर गया, गेट बंद करा, खिड़की से मैंने देखा मेरी बाइक बाहर खड़ी है और बाहर थंडर स्टॉर्म आया इतना तगड़ा कि एक ही बारी में सारी मिट्टी कंकड़ उड़ा के ले गया। मेरी बाइक पे भी स्क्रैच आ गए थे जब वो पत्थर उड़ के बाइक पे लगे थे। लेकिन अगर ऐसे टाइम पे अगर आप बाहर हो बाइक पे, तो आप क्या कर सकते हो, आपके तो चोट लग जाएगी। चोट छोड़ो, आप बाइक नहीं चला पाओगे, आप गिर जाओगे। लोसर से कियाटो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, लगभग 20 मिनट। बहुत अच्छा रास्ता है, ग्रीन हो रखा है। अब यहाँ से हमको काजा जाना है। जो मेन अट्रैक्शन है ना पूरी स्पीति की, वो है चंद्रताल, और मेन डेस्टिनेशन जो है स्पीति की वो है काजा। रास्ता होगा ना वो काजा के अकॉर्डिंग ही होगा। जब भी आप जाओगे स्पीति, काजा आपके रास्ते में पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर काजा स्किप करना है तो लांगजा विलेज से होकर जाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा स्ट्रेची हो जाएगा आपके लिए। कियाटो से होते हुए आप चीचम, खिब्बर और की मोनेस्ट्री होते हुए काजा भी आ सकते हो, और कियाटो से आप रंगरिक होते हुए आप काजा भी आ सकते हो। अब जो कियाटो से रंगरिक का रास्ता है ना, ये बिल्कुल फ्लैट है, बहुत ज़्यादा एलिवेशन नहीं है इसमें, बिल्कुल सीधा ही रहेगा। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, 12,950 फीट पे कियाटो है और 12,050 फीट पे रंगरिक भी है। रंगरिक वाला रास्ता आप ले सकते हो अगर आपको, आपके साथ सीनियर सिटीजन है या आपके साथ चिल्ड्रंस है, आप यहाँ से ले लो, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है तो। अगर आपको एडवेंचर करना है, मतलब आपको थोड़ी मतलब अट्रैक्शन कवर करनी है स्पीति में घुसने के बाद, तो सबसे पहले आप कियाटो से चीचम का रास्ता लीजिए। बहुत अच्छा रास्ता है, मज़ा आ जाएगा, एकदम मोटरेबल रोड है, बट थोड़ा एलिवेशन ज़्यादा है और यहाँ पे वॉशरूम नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को वॉशरूम करना है तो कियाटो में फ्री हो जाना एकदम से। चीचम आने के बाद अपना फ़ोटो शूट वगैरह करो, बहुत फेमस अट्रैक्शन है स्पीति की। तो चीचम की जो हाइट है, जो एलिवेशन है, वो 13,600 फीट है। अभी लोसर 13,400 था, एकदम से आप 12,950 गए, अब एकदम से 13,600 चढ़ गए, एलिवेशन बढ़ गई। वैसे चीचम पे काफ़ी क्राउड होता है जून के मंथ में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, फूड वगैरह सब मिल जाता है यहाँ पे।
और खिब्बर में भी आपको सब मिल जाएगा। 13,780 फीट की हाइट पे है खिब्बर। तो इसके बाद आएगा की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री 12,780 फीट पर है। यहाँ पर भी आपको होम स्टे मिल जाएगा। मतलब कहना मतलब ये रास्ता काफ़ी सेफ है एज़ कम्पेयर विद बातल ग्रम्फू वाला स्ट्रेच। सीधा काजा आ जाते हैं। काजा जो है मेन अट्रैक्शन है, मेन डेस्टिनेशन है स्पीति की, जिसमें आपको मिलेगा एलिवेशन 12,400 फीट का, जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप भी मिलेगा। सिर्फ एक पेट्रोल है और यहाँ पे एक शॉर्टेज है, सुबह के टाइम पे पेट्रोल होता नहीं है। लगभग 11 से 12 के बीच पे रिफ्यूलिंग होती है स्टेशन पे, उसके बाद आपको मिलेगा। लंबी लाइन होती है, बहुत परेशानी हो जाएगी सुबह के टाइम पे। तो आप यहाँ पे रुककर और भी चीज़ें घूमने जा सकते हो, जैसे कि लांगजा चले गए। लांगजा विलेज बहुत अच्छा है, बाइकर्स तो बहुत जाते हैं वहाँ पे, एडवेंचर विलेज है बिल्कुल। लांगजा से हिक्किम कॉमिक, जो हिक्किम वाला देख रहे हो ना आप, ये 14,600 फीट, ये ऑफ रोड मिलेगा आपको। मतलब अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हो, आपके बढ़िया व्लॉग बनने वाले हैं। और हिक्किम से कॉमिक भी आपको बीच में छोटा सा 5 किलोमीटर का डर्ट ट्रेल मिलेगी, रॉकी मिलेगा, जो आपके होश उड़ा देगा। और यहाँ पे आपको स्नो भी मिलेगी जून के मंथ में भी। हिक्किम जो है, हिक्किम मोनेस्ट्री में आपको मिलेगा हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। ये एक तरीके से एक अट्रैक्शन ही हो गई है आज के टाइम पे हिक्किम मोनेस्ट्री। हाईएस्ट विलेज हो गया, लास्ट विलेज हो गया हमारे हिंदुस्तान का। यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप वापस अपने दिल्ली के लिए लौटें वाया शिमला वाला रास्ता लेके, या तो अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मड विलेज जा सकते हैं, मतलब पिन वैली घूम सकते हो। तो ये मड विलेज का जो रास्ता है ना, आपको लिडेंग के बाद ही मिलेगा। राइट हैंड पे गेट बना होगा, वहाँ से जब आप एंट्री करोगे ना, मतलब एक आयरन ब्रिज होगा, क्रॉस करोगे ना, तो वहाँ से मड विलेज का रास्ता होगा। चंद्रताल हो गया हमारा, कुंजुम पास हो गया, चीचम ब्रिज हो गया, खिब्बर, लांगजा, हमारी ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, काजा भी हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट को क्लोज करेंगे। थोड़ा सा आगे जाएंगे, लगभग 3 से 4 किलोमीटर पे आपका ढंकर मोनेस्ट्री के जाने का आपको रास्ता मिलेगा, जो कि वापस ऊपर चढ़ रहा होगा। लाइक केची आएगी, केची ये थोड़ा हाईवे लैंग्वेज है। आप सीधे जा रहे हो, एकदम से एक रास्ता ऊपर चढ़ रहा है उल्टा, ठीक है। लाइक ऐसे गए हो और रास्ता ऊपर चढ़ रहा है, तो वो आपको ढंकर मोनेस्ट्री आपको लेके जाएगा। आपको एक अलग ही मोनेस्ट्री मिलेगी, लाइक गुफा टाइप की मोनेस्ट्री होगी, बहुत मज़ा आएगा आपको वहाँ पे। जो लोग सर्दियों में वहाँ पर अपने आप को कंजर्व कर लिया करते थे, पुराने टाइम के लोग, तो आपको वो सारा कल्चर देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ोगे, ताबो बेस्ट जगह है, होम स्टे, फूड, ओपन पेट्रोल, सारी चीज़ मिलेगी। लगभग काजा जैसा ही है ताबो। ये ग्रीन रोड तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा स्लिपरी रहेगा। स्पीति रिवर है ना, आप बिल्कुल उसके लेवल में आके बाइक वगैरह राइड करोगे। अगर आपने ज़्यादा स्पीड कर ली और आप एकदम से सडन ब्रेक मार रहे हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग नीचे गिर जाओ पानी में, और उस पानी की कोई नपाई नहीं है। कभी 50 फीट भी है, कभी 1000 फीट भी है। ताबो के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप दिल्ली के लिए पूरी सर्किट कवर करते हुए वापस निकल जाओ, या तो आप जाओ गुई विलेज। गुई विलेज मुझे तो ज़्यादा खास नहीं लगा, शायद आपको लगे। वहाँ पर एक मम्मी है जो बहुत पुरानी है, लगभग 500 साल है लगभग, मेरे को इतना याद नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना। अगर आप गुई विलेज नहीं जाते हो, गुई विलेज लगभग आप पहुँच जाओगे, आधे घंटे में पहुँच जाओगे यहाँ से ताबो से। बाइक से हो तो, कार से हो तो टाइम लगेगा, क्योंकि रोड बहुत पतले पतले हैं और दोनों साइड से ट्रैफिक आता है, तो वो दिक्कत होती है। गुई विलेज नहीं जाते हो तो सुमदो होते हुए आप आ जाओगे नाको। सुमदो और नाको के बीच में एक छोटा सा 3-3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो भाई साहब होश उड़ा देगा आपके, ठीक है। मतलब बाइक ऐसे चलते चलते एकदम से रोडी बदरपुर पे आ जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे इतना ग्रेवल कहाँ से आ गया। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लगभग सुमदो से लेके नाको की दूरी 38 किलोमीटर की है। इधर से जा रहे हो ना जो, तो आपको हाइटेड मिलेगा। आप वापस जा रहे हो तो आपको चढ़ना पड़ेगा उसमें, मतलब ग्रेवल है और आप चढ़ भी रहे हो, ठीक है। अगर उधर से आ रहे थे तो उतरना पड़ रहा था। तो नाको में क्या है, आपको नाको लेक मिलेगी, नाको में आप रुक सकते हो, ओपन पेट्रोल, मील, फूड, होम स्टे, होटल सब मिलेगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं ख्वाब। ये बहुत अच्छी जगह है। ख्वाब ब्रिज जो है ये बहुत आइकॉनिक जगह है स्पीति वैली की। इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है कि मेरा मन कर रहा था कि मैं बाइक रोकूं और अपने शॉट्स वगैरह लूं, बट जिस टाइम अब मैं गया था ना जून में, बहुत ट्रैफिक था। बाइक रोक के दूसरों के फ़ोटो आ रहे थे, मैं तो छोटा सा लग रहा था। 1 घंटे में आप पहुंच जाओगे। पहले ख्वाब से स्पिलो तक 45 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो मोटरेबल है। स्पिलो से लेके पवारी तक 41 किलोमीटर का आपको मिलेगा मतलब बैड ट्रेल्स। अब यहाँ पे एक चेंज आता है कि आप काजा से चले हो, ताबो नहीं रुके, सुमदो नहीं रुके, नाको में नहीं रुके, तो आप रुकोगे कहाँ? शाम तो होने वाली है, तो आप कहाँ रुक सकते हो? 2 ऑप्शन है रुकने के।
पोवारी कट से राइट हैंड लोगे तो आपका रास्ता जाएगा कल्पा का, जिसकी हाइट भी बहुत अच्छी है, 8,700 फीट। कोई नहीं दिक्कत होने वाली है आपको सांसों की, कोई रेस्पिरेटरी दिक्कत नहीं है। आप रेकोंग पियो भी रुक सकते हो, 7,500 फीट की हाइट है। मैं भी वहीं रुका था रेकोंग पियो और कल्पा के बीच में। रेकोंग पियो और कल्पा नहीं रुकना चाहते हो, शाम होने लगती है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ खारचम ब्रिज क्रॉस करके सांगला का रास्ता जाता है, सांगला रक्षम होते हुए आप चितकुल जा सकते हो। लेकिन ये वाला जो स्ट्रेच है ना चितकुल का, इसमें एक चेंज ये हो जाएगा, रेकोंग पियो तो आप 10 मिनट में पहुंच जाओगे पवारी कट से, ऊपर चढ़ोगे एकदम से पवारी कट से आपको रेकोंग पियो मिल जाएगा, होटल लाइन से होम स्टे। लेकिन चितकुल के लिए आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऑफ रोड मिलेगा आपको, सांगला के बाद ऑफ रोड मिलेगा और बहुत अच्छा नज़ारा मिलेगा। खरचम से आपको 3 घंटे लग जाएंगे चितकुल पहुंचने में। लाइक अगर आप 7 बजे खरचम पे हो तो आप क्यों ही जाओगे चितकुल में, रात को तो ट्रैवल नहीं करना चाहिए ना पहाड़ों में। अगर आप टाइम से पहले आ रहे हो तो आप चितकुल रुकोगे ही क्यों, फिर तो आप सीधा नारकंडा रुकोगे ना। अगर आप दोपहर को खरचम पे हो तो फिर तो नारकंडा रुकोगे, आपकी जर्नी भी कंप्लीट हो रही है। सांगला वाला पार्ट हम भूल जाते हैं, हम 4 बजे खरचम पे हैं तो अब हमारे अंदर एनर्जी है कि हम चाहते हैं सीधा नारकंडा रुकना या रामपुर रुकना। खरचम से लेके नारकंडा की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की है। बहुत से यूट्यूबर एक ही दिन में कवर कर लेते हैं, मतलब काजा ताबो होते हुए सीधा नारकंडा पहुंचते हैं। लेकिन उनका वीडियो देखना, वो लोग बिल्कुल रात को पहुंचते हैं, और रात को पहुंचने का मतलब ये है, ये पूरा रास्ता बड़ा स्केरी होता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हो खरचम, तापरी, वांगतू, जियोरी, रामपुर का तो फिर भी अच्छा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, डाउन आ जाता है, 3,300 फीट की हाइट पे एलिवेशन। बट ये जो जियोरी, वांगतू, तपरी, खरचम, पवारी, स्पिलो, खाब, नाको, ये जितना भी रास्ता आप देख रहे हो ना काजा से, ये रात के टाइम पे बहुत स्कैरी है। नारकंडा से सीधा आप शिमला आओ, शिमला से अंबाला दिल्ली, इसकी दूरी लगभग 8 घंटे की है, तो आराम से आपकी सर्किट पूरी हो जाएगी। तो हमारी सर्किट कहाँ से शुरू हुई थी? दिल्ली से शुरू हुई थी, मनाली से हम गए ग्रम्फू बातल होते हुए कुंजुम पास से हम गए लोसर से हम कियाटो से चीचम, खिब्बर और काजा। अब काजा से हम लोगों को जाना है, सर्किट पूरी क्लोज करनी है। काजा से निकले ताबो होते हुए सुमदो, नाको, खाब होते हुए आप रेकोंग पियो या कल्पा में रुक जाओ, या तो आप सांगला में रुक जाओ और खरचम या तो चितकुल में रुक जाओ। अब डायरेक्ट नारकंडा मत आओ, यह आपके लिए बेटर रहेगा, रात को आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर शिमला आ जाओ, शिमला से दिल्ली की दूरी लगभग 6 से 7 घंटे में आराम से आप दिल्ली पहुंच जाओगे। तो ये तो था रोड आइटनरी मनाली से। अगर हम बात करें शिमला से, दिल्ली से आप शिमला आते हो ना, उसके बाद नारकंडा जाते हो तो आपकी कमर टाइट हो जाती है, तो आपको नारकंडा रुकना ही पड़ता है। तो नारकंडा में एक नाइट स्टे हो गया। फिर वहाँ से हम चले रामपुर होते हुए जियोरी, वांगतू, तपरी, खरचम होते हुए। अगर हम टाइम से निकले हैं सुबह होटल से चेकआउट करके नारकंडा से, तो हम नाको रुक सकते हैं। अगर हमने होटल से चेकआउट किया आफ्टर 12, तो आपको या तो सांगला, रक्षम, चितकुल ये वाले रास्ते में कहीं किसी होमस्टे में रुकना पड़ेगा, अदरवाइज रेकोंग पियो या कल्पा पे रुकना पड़ेगा। तो पहली नाइट हो गई नारकंडा, दूसरी नाइट हो गई रेकोंग पियो या कल्पा। आप जब यहाँ पे रुक जाते हो ना रेकोंग पियो या कल्पा, तो आपको नाको पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से खाब ब्रिज कवर करते हुए, सुमदो होते हुए गुई विलेज भी कवर कर सकते हो, साथ साथ में ताबो में रुक सकते हो। ताबो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो थर्ड नाइट आपकी ताबो हो गई। अगर फिर भी आपको नहीं रुकना, थोड़ा रात हो जाएगी, आप सीधा यहाँ से काजा पे आके रुक जाओ, तो आपकी मेन डेस्टिनेशन जो है स्पीति की वो कवर हो जाएगी। आप काजा पहुंच जाते हो तीसरी नाइट में। वहाँ से दिल्ली से सीधा नारकंडा। दूसरी नाइट हो गई आपके लिए रेकोंग पियो, कल्पा या तो सांगला, चितकुल। तीसरी नाइट हो गई आपकी काजा, मतलब तीसरी नाइट में आप काजा में होंगे। लगभग 12 महीने ये रोड ओपन रहता है, आपको रेस्पिरेटरी दिक्कत नहीं होने वाली है। धीरे धीरे एलिवेशन चढ़ोगे, आप 12,400 पे डायरेक्ट नहीं आ रहे हो, तो रेस्पिरेटरी दिक्कत नहीं होने वाली है। चौथी नाइट में क्या करेंगे आप? सुबह चेकआउट करके आप ये खिब्बर, चीचम, कियाटो घूम सकते हो और सीधा लोसर में जाके स्टे ले सकते हो, जैसे कि आपके भाई ने किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब सर्किट क्लोज करते हैं, काजा से आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है खिब्बर मोनेस्ट्री, चीचम, कियाटो। तो खिब्बर, चीचम जो कियाटो है ना, ये जगह लगभग 1 से 1.5 घंटे में कवर हो जाती है बाइक से। अगर आपकी गाड़ी में कोई सीनियर सिटीजन है या चिल्ड्रन है तो उनको दिक्कत हो सकती है, उनके लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, आप वो ले जा सकते हो, वो बेटर रहता है। 4th डे चल रहा है, आपने खिब्बर, चीचम, कियाटो कवर करते हुए आप लोसर पहुंच गए, मतलब 4th डे आप लोसर पहुंचे हो।
शाम होने से पहले आपको कोई होटल वगैरह लेना पड़ता है स्पीति की सर्किट में, क्योंकि रास्ते काफ़ी स्केरी हो जाते हैं, वाटर क्रॉसिंग बढ़ जाती है। शाम को तो आप ये कुंजुम पास वगैरह कुछ क्लियर नहीं कर सकते। इवन लोसर से आगे जो चेक पोस्ट है बातल ग्रम्फू के लिए आप जहाँ पर जाते हो वो 11 से 11:30 के बीच में क्लोज़ हो जाती है, तो आप दिन में तो जा ही नहीं सकते हो आगे बातल ग्रम्फू में। जो सुबह की गाड़ियाँ निकलती हैं वही निकल जाती हैं। लोसर के बाद है चेक पोस्ट हो गए, मतलब चौथी नाइट आपकी लोसर हो गई, ठीक है। उसके बाद आप 5वीं नाइट यहाँ से कुंजुम पास घूमते हुए या तो चंदताल पे स्टे कर लो 2 किलोमीटर पहले टेंथ स्टे में, या तो आप वहाँ मत रुको, बातल ग्रम्फू होते हुए ये भयंकर ऑफ रोड लेते हुए आप चले जाओ सीधा कोकसर। तो 5वीं नाइट कोकसर में हो जाएगी। कोकसर भी नहीं रुकना है तो आप मनाली भी आ सकते हो, रात से पहले मनाली आ जाओगे, मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक आप मनाली पहुंच जाओगे, तो मनाली में स्टे कर सकते हो 5वीं नाइट। तो ये बहुत टाइट आइटनरी थी, ये स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइंड है जो 9 to 5 जॉब करते हैं जैसे कि मैं करता हूँ। तो मैंने यही आइटनरी फॉलो करी थी। मैं 5वीं नाइट मनाली पहुँच गया था, मतलब स्टे करा, अपने आप को फ्री करा, सारा मेरा जितना भी पेन था वो चला गया। अगली नाइट भी मैं मनाली में ही रुका और 6 नाइट का पैकेज हो गया ये मेरा एक तरीके से। 6 नाइट में मैं यहाँ से 7वें दिन जो निकला मैं, मतलब 7th डे था, वो मैं सीधा दिल्ली आके अपने घर आ गया। ये थी आपकी 6 नाइट्स की। इसको आप 5 भी कर सकते हो, अगर आप मनाली में 2nd नाइट नहीं रुकना चाहते हो तो आप 5 नाइट में भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मनाली की साइड से तो वो उसमें भी सेम 5 नाइट का मैं आइटनरी बता रहा हूँ। बहुत टाइट आइटनरी है ये। पहली नाइट आप रुकोगे मनाली में, दूसरी नाइट पहली नाइट हो गई, दूसरी नाइट आप रुकोगे चंद्रताल पर या तो लोसर में, और तीसरी नाइट आप रुकोगे काजा के अंदर, चौथी नाइट आप रुक सकते हो ताबो होते हुए आओगे आप पोवारी या रेकोंगपियो या फिर कल्पा या सांगला या रक्चम या चितकुल, और 5वीं नाइट आप रुकोगे सीधा नारकंडा में, सीधा दिल्ली आ सकते हो, या 6ठी नाइट आप शिमला रुक सकते हो और 7वें दिन आप दिल्ली आ सकते हो। तो ये तो जो प्लान था ये 6 नाइट्स का था, ठीक है, जिसको आप 5 में भी कर सकते हो दोनों साइड से। बट मनाली से जाने में आप सीधा 6500 की फीट से हाइट से सीधा 10,400, चंद्रताल 14,100 फीट, ठीक है, 14,860 कुंजुम पास। तो ये स्केरी हो जाता है, आपको रुक नहीं पाओगे यहाँ पर रात को भी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप अगर 5 नाइट ही हैं आपके पास तो कंप्लीट सर्किट तो वैसे भी करना है ना यार आपको। मनाली से घुसो या ये शिमला से घुसो, कंप्लीट सर्किट करना है, वो भी जून के महीने में हो सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता क्योंकि रास्ते बंद होते हैं। दोनों साइड से सर्किट करनी है तो यार मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप शिमला वाली साइड से करो, क्योंकि नज़ारे शिमला वाली साइड के बहुत औसम है। तो ताबो होते हुए आप काजा पहुँचोगे ना, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैंने पूरी सर्किट शिमला से करी है स्टार्ट, और मेरे को सांस की भी इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। पीछे का आपका लॉन्ग रास्ता था ना वो खत्म हो गया, अब आगे की जर्नी छोटी है लेकिन थोड़ी रोमांचक है। तो 5 नाइट लेकर चलो, पकड़ के चलो 5 नाइट को। मनाली से जाना है तो भी, शिमला से जाना है तो भी। मनाली से जाओगे रेस्पिरेटरी दिक्कत आने वाली है, व्यूज़ तब भी उतने ही कैप्चर होंगे, और शिमला से जाओगे तब भी उतनी व्यूज़ कैप्चर होंगे क्योंकि आप पूरी सर्किट कर रहे हो और दिन भी उतने ही लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने रोड आइटनरी बता दी आपको, नंबर ऑफ स्टे बता दिए, 5 नाइट में हो जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ स्टे हैं तो आप और भी बीच में कहीं जगह रुक सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है होम स्टे वगैरह, अच्छी जगह है। तो बजट में आपको बता दूँ, अगर आप 2 व्हीलर से 2 पर्सन आ रहे हो तो बजट आपका बहुत बल्ले बल्ले होने वाला है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि यार मैंने स्पीति कर लिया, वो भी मनाली वाले प्राइस में। अगर सिंगल जाते हो तो भी ठीक ठाक आएगा। पेट्रोल का अगर आपकी बाइक 30 का पकड़ के चलो एवरेज देती है तो ठीक है। पेट्रोल का आपका दिल्ली से शिमला नारकंडा में पेट्रोल फिल कराना पड़ेगा, शिमला में भी कराना पड़ेगा, आपका खाली हो जाएगा। 13-14 लीटर का टैंक है तो उसको टॉप अप कराते चलना, ठीक है, फुल रखना अपने टैंक को पूरे रास्ते तक। तो लगभग इस सब में आपको पेट्रोल की दिक्कत नहीं होने वाली है पोवारी तक। पोवारी के बाद एक पेट्रोल पंप और है जो आपको मैं बता दूं, स्पिलो के बाद आएगा, खाब ब्रिज से पहले आएगा। ये इस मैप में मेंशन नहीं है क्योंकि पुराना स्क्रीनशॉट है, तो मैंने अपने वीडियो में मेंशन करा हुआ है। इसका नाम जो है चोरगिया फिलिंग स्टेशन करके आएगा। अगर आपकी बाइक 30 का एवरेज दे रही है ना तो आपको जेरिकन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। जेरिकन रखो ही मत पूरे स्पीति राइड में, क्योंकि पुराना वाला टाइम जा चुका है। अब स्पीति राइड में क्या है, यहाँ पर देखो कितनी जगह पेट्रोल पंप मिल रहा है। नारकंडा पे मिल रहा है, रामपुर पे मिल रहा है, जियोरी में मिल रहा है, तापरी में मिल रहा है, पोवारी में मिल रहा है।
आप सुमदो होते हुए गुई विलेज भी घूम लोगे, ताबो में आओगे तब भी आपका पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा, 30 का एवरेज है तो ठीक है। आपको सीधा काजा ले आके छोड़ेगा ये पेट्रोल। काजा में आप अपना टैंक फुल करा लेना, दोबारा से रिफ़िल करा लेना, और उसके बाद ये पूरी जर्नी जो है छीचम लाइक खिब्बर, छीचम, खियाटो, लोसर और ये बातल, ग्रम्फू, मनाली, आपको ज़रूरत ही नहीं है पेट्रोल भरवाने की। पेट्रोल सीधा मैंने मनाली में भरवाया जब मैंने काजा में फिल करा लिया था, टॉपअप करा लिया था। 1600 किलोमीटर पड़ा, 1600 किलोमीटर मतलब दिल्ली टू दिल्ली, शिमला से घुसे मनाली से निकले। 98 का पेट्रोल लगाया था क्योंकि काजा में 98 का पेट्रोल मिला था मुझे। तो ये सारी चीज़ें मेरे को पड़ गई थी, मतलब 6500 से 7000 के बीच में मेरा पेट्रोल पड़ा था पूरी जर्नी का। होटल के बारे में, होटल जो था मेरा, मैंने पहला होटल लिया था नारकंडा से पहले, थोड़ा सा प्राइस था 1500 रुपये फॉर 2 पर्सन, ये होम स्टे था। इसके बाद मैंने रेकोंग पीयू में होटल लिया था लगभग 1000 रुपये का, ठीक है। तो 1500, 1000, 2500। इसके बाद मैंने सीधा काजा में होटल लिया, पड़ा मुझे 2400 रुपये का होम स्टे, मतलब 1200 पर हेड, वहाँ पर हेड पे होता है होम स्टे। 4900 में मेरा होटल हो गया काजा तक का। मैं लोसर पहुँचा, लोसर में मुझे होटल मिला 2400, मतलब 1200 पर हेड पे मुझे होम स्टे मिला फूड के साथ। 7300 के मुझे होटल बढ़ गए, ठीक है, अभी तक लोसर तक। मनाली आने के बाद जब सब चीज़ इतनी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो क्यों ना मैं होटल लूँ। जो चीज़ मुझे 2400 देने पड़ रहे हैं होम स्टे में, क्यों ना मैं 2700 में होटल ले लूँ। तो 5 स्टार होटल लिया था मैंने, फाल्गुनी रेजेंसी। 2700 का पर नाइट था, वो 5400 का मुझे पड़ा 2 नाइट का, 12700। इसमें अगर हम डालेंगे पेट्रोल का प्राइस तो 18700 का मेरा होटल और पेट्रोल हो गया, ठीक। अब इसमें मैं फूड इंक्लूड करूँगा तो फूड का टोटल जर्नी में मैंने अच्छे से खाया है। मैंने मोमोज भी खाए, चाउमीन भी खाए, मैंने सैंडविच भी खाए, ऑमलेट भी खाया, पूरे रास्ते मैंने खाया, जिसका कॉस्ट आया मेरा सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपये। तो 18700 में अगर हम 2400 जोड़ेंगे, मैंने पिलियन के साथ करा था। तो अगर आपका पिलियन आपकी बेटर हाफ नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आपका फ्रेंड है, तो ये चीज़ बिल्कुल हाफ हो जाएगी। आधा तो वो देगा ना पीछे बैठ के जा रहा है। तो ये तो था आपका ऑन गोइंग ट्रैवल करते में आपका बजट कितना होना चाहिए। मतलब जून के महीने में मेन जो आपका स्पीति का सर्किट है, पूरा सर्किट अगर आपको करना है जून के महीने में बिल्कुल सीज़न के अंदर, तो आपका 20 से 22,000 का बजट होना चाहिए जाने के लिए। बाइक का कॉस्ट क्या आता है, आपको बाइक को मेंटेन कराना है, आपको सबसे पहले सर्विस करानी है। मैंने सर्विस करवाई थी, मेरी बाइक की सर्विस पड़ी थी, मेरे को इंजन ऑयल भी चेंज कराना पड़ा था जाने से पहले। 2700 रुपये की मुझे सर्विस पड़ी थी बाइक की, जिसमें मैंने इंजन ऑयल चेंज करवाया था और क्लच वायर पूरी चेंज करवाई थी, और जो मेरे टैपिट थे वो एडजस्ट करवाया था। मतलब पूरा कंपनी वालों ने करके दिया था मुझे। चेन भी एडजस्ट हुई थी उसमें, जो हमारी चेन होती है, स्प्रॉकेट होता है, वो पूरा एडजस्टमेंट पूरा करके डिस्क पैड वगैरह लगा के मैं लेके गया था। जो 2700 रुपये की मेरी कॉस्ट आई थी बाइक की। ये मेरा खर्चा था जाने से पहले 2700 रुपये का बाइक पे। तो अब ट्रिप में इसे जोड़ देंगे, इंक्लूड कर देंगे। आने के बाद मेरी सर्विस क्या हुई, बाइक की सर्विस की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि 1600 किलोमीटर चलाने के बाद कौन सा आदमी सर्विस कराता है। कम से कम 5000 किलोमीटर पर सर्विस होती है। तो आने के बाद कोई सर्विस नहीं हुई। हाँ, मैंने क्लच वायर दोबारा से मतलब उसको ल्यूब्रिकेट किया था क्लच वायर को, क्योंकि मुझे लग रहा था काफ़ी हार्ड हो गया है ट्रिप करके। 22,800 में मेरा पूरा पैकेज कंप्लीट हो गया था, जिसमें मैंने सारे एपिसोड, पूरे 6 के 6 एपिसोड अपलोड करे हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि कोई चीज़ मेरे से छूट गई है बताने में, तो आप मुझे कमेंट डाउन कर दो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मेरे से बात कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और हाँ, साथ में बताना चाहूँगा, अभी जून का मौसम चल रहा है, आपका भाई करने वाला है अपनी हंटर 350 से लद्दाख राइड। तो लद्दाख राइड अगर आप लोगों को मेरे साथ करनी है, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, जिस तरीके से मैं एलेबरेट करता हूँ हर एक चीज़ को, तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। अभी लद्दाख का सीज़न चल रहा है, सारी चीज़ें काफ़ी महंगी है। लद्दाख की डेट्स मैं आपको इंस्टाग्राम पे ही रिवील कर पाऊँगा। मुझे इसी मंथ में जाना है लद्दाख। और फ़िलहाल मेरा जो लद्दाख का जो मेरा प्लान था, वो मेरा फर्स्ट वीक में ही था अभी जो अभी चल रहा है। लेकिन इलेक्शन के रिज़ल्ट की वजह से मैं जा नहीं पाया, क्योंकि यार वो भी चीज़ ज़रूरी है, इलेक्शन के टाइम पे हमें कहीं जाना नहीं चाहिए। बाकी जो लोग जा रहे हैं उनके लिए यार मतलब शुभकामनाएं मेरी, और जो मेरे साथ जाना चाहते हैं वो मोस्ट वेलकम, आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड राइडिंग वीडियोस मैं लाता रहूँगा आपके लिए। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अनदर जर्नी में अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय फॉर नाउ।